Hello guys, welcome to my channel. Here we're going to discuss about the nervous system. नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि ये नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स है जो कि हमारे पास नर्व इम्पल्स डिफरेंट पार्ट में नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स जो नर्व इम्पल्स को सेंड कर रहा होता है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट में और ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके दो पार्ट्स आ जाते हैं। एक हमारे पास आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक हमारे पास आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये तो बेसिक एनाटॉमी नॉलेज है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नर्वस सिस्टम विच इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टॉपिक। और इसमें हम पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि इसकी डिजीज़ेस क्या होती है नर्वस सिस्टम की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की क्या डिजीज़ेस हमारे पास आ रही होती है, पेरिफेरल की क्या आ रही होती है और इनका सोल्यूशन हम जीन थेरेपी को यूज़ करके किस तरह कर सकते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे पास सेंसरी स्ट्रक्चर्स इसमें आ जाते हैं जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आउटसाइड द बॉडी मूव कर रही होती है। अब देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आ रहा था। इसमें दो पार्ट आ रहे थे, एक होते हैं सोमैटिक, एक होते हैं ऑटोनॉमिक। अब जो सोमैटिक होते हैं ये वॉलेंट्री कंट्रोल हमारे कर रहे होते हैं, जबकि ऑटोनॉमिक होते हैं हमारे ग्लैंड जो स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो रिएक्ट कर रहे थे ऑटोनॉमिक में। और सोमैटिक हमारे क्या कि जो हमारे अपने स्केलेटन मसल काम कर रहे हैं। अब ऑटोनॉमिक में दो काम आ रहे होते हैं, एक होते हैं सिंपैथिक और एक होता है पैरासिम्पैथिक। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम विच ऑल अबाउट the fight and flight system and the parasympathetic rest and digestion। अब यहाँ पे जो फंक्शन जो कर रहे थे वो सेंसरी फंक्शन रहता है, मोटर फंक्शन और इंटीग्रेट फंक्शन। सेंसरी बता रहा है कि सेंसेशन से हमारे रिलेटेड है, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आएगी मोटर, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन से वापस जाएगी मतलब रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए वो मोटर होगा। इंटीग्रल फंक्शन। न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। अब न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर क्या हो गए, वो वाले जो मेडिकल डिसऑर्डर जो हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर रहे हैं, साथ साथ नर्व्स को भी कर रहे हैं जो ब्रेन से निकल रही है, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डिस्टर्ब करे, वो हमारे पास न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर आ रहे होंगे। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, हमारे लाइफस्टाइल नहीं अच्छा, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई जेनेटिक मसला है, कोई न्यूट्रिशन है, कुछ इन्वायरमेंट रिलेटेड आ रहा होता है। और इसमें सिम्टम्स देखे हेडेक आ रहा होता है, लॉस ऑफ फीलिंग आ रहा होता है, वीकनेस आ रहा होता है, मसल की स्ट्रेंथ का लॉस ऑफ साइट का मसला आ रहा होता है, डबल विजन अक्सर रुकात आ रही थी, कोऑर्डिनेशन नहीं बॉडी की हो रही, ट्रैमर्स आ रहे हैं, मसल्स की रिजिडिटी हो रही है। ठीक है, देन उसके बाद पेन आ रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती है और इसकी एग्जांपल्स आ जाती है। आप देख सकते हैं कि जिसमें आप बता सकते हैं कि कॉमन न्यूरोलॉजिक बॉर्डर क्या होते हैं, इंजरी क्या है, ट्रॉमा क्या है, नर्वस डेवलपमेंट क्या आ रही होती है, डिसऑर्डर और न्यूरोलॉजिक का आ रहे क्या आप मसले आ रहे होते हैं। देन इसके बाद डिसऑर्डर जो होते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दिस इज वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और ये जो होता है ये पेपर में आ जाता है कि कार्पर टर्नर सिंड्रोम और ये सारी चीज़ें बताएं, ये क्या होता है, क्वाडा इक्वाना की क्या होती है, ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे कि क्या डिटेल में होती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर आ रहे हैं, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पहले हमने पढ़ा कौन कौन से दो सिस्टम से, जो हमारी सेकेंड स्लाइड में था। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सेंट्रल और पेरिफेरल सिस्टम आ रहे हैं। ठीक है, सेंट्रल और पेरिफेरल आ रहे हैं। अब ये पेरिफेरल के हम डिसऑर्डर पढ़ने लगे कि ये कौन कौन से डिसऑर्डर्स इसमें आ रहे होते हैं जो हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर सबसे पहले वो वाले आ रहे होते हैं जिसमें नर्व डैमेज हो रही होती है। डैमेज जब नर्व हो रही होती है वो मैसेज नहीं कैरी कर रही होती, जिसकी वजह से पेन आ रही होती है, वॉकिंग में मसला आ रहा था, नमनेस सिम्टम्स डिपेंडिंग अपॉन कौन सी नर्व इन्वॉल्व है उसमें आ रहा होता है। अब हमने कहा था ये तीन होते हैं, सेंसरी, मोटर और ऑटोनॉमिक। ठीक है, पेरिफेरल नर्व सेंसरी वो जो जो हमारे पास सेंसरी सिग्नल्स लेके जा रही है, मसल्स वगैरह थे स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक, और ब्रेन से जो वापस मसल्स तक लेके आ रही है वो मोटर है। और ऑटोनॉमिक जो हमारी बॉडी के अपने कंट्रोल में होता है, ऑटो का मतलब भी खुद के कंट्रोल में है, जैसे ब्लड प्रेशर, स्वेटिंग हो गया। अब यहाँ पे ना कार्पर टर्नर सिंड्रोम आता है। कार्पर टर्नर सिंड्रोम अक्सर रुकात, ये जो है ना ये फिजिकल थेरेपी में ना आप अक्सर रुकात जो पेशेंट आ रहे होते हैं कार्पर टर्नर सिंड्रोम से हो रहे थे, ये जितनी भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर पड़े हैं ना, इसके आपको क्लिनिकल ट्रायल्स में बहुत ज़्यादा पेशेंट मिलेंगे। और इसकी बेसिक नॉलेज होना इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, कि आपको पता हो कि इसमें हो क्या रहा है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो फिर आप डायग्नोज भी नहीं कर पाओगे और ट्रीटमेंट भी। और मैं अपना भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती जाती हूँ। यहाँ पे कार्पर टर्नर सिंड्रोम जो होती है मीडियन नर्व का कंप्रेशन होता है। आप जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो मीडियन नर्व के डैमेज आ गए, जिसकी वजह से नमनेस और पेन होगी। फिर इसकी निमोनिक्स उन्होंने बनाई हुई है मीडियन TRAP ट्रैप। ठीक है, मीडियन का M का मतलब मिक्सेडीमा होगा, E से एडीमा होगा, डायबिटीज़ होगी, I से आइडियोपैथिक है, एक्रोमोलॉजी हुई, न्यूरोप्लास्मी आ गई, ट्रॉमा को हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एमिलोइसिस हो गया और प्रेगनेंसी। मीडियन टर्नर सिंड्रोम इधर से हो रहा होता है। इसके लिए भी हम फिजिकल थेरेपीज़ के ट्रीटमेंट में दे रहे थे, अक्सर वक्त मेडिसिन दे रहे होते हैं जो कि हमारे पास पेन किलर्स होती हैं। ठीक है,
और कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो एक्सरसाइज के ज़रिए ठीक कर लिया जाता है। देन उसके बाद बेल्स पाल्सी आ रही थी। बेल्स पाल्सी का मतलब ये लकवा कह रहे होते हैं उर्दू में, ठीक है। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि लोगों के जो होता है वो मुंह टेढ़ा हुआ होता है, वो लकवे की किस्म आ रही होती है और उसमें बेल्स पाल्सी से हम कह रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी फेशियल नर्व जो होती है उसका कंप्रेशन आ जाता है, ठीक है। जब उस पर कंप्रेशन प्रोड्यूस होता है वो पैरालिसिस में चली जाती है। और वो कौन सी फेशियल नर्व है? वो 7th क्रेनियल नर्व है, जो कि हमारे फेशियल मसल्स के, हमारे फेस के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रही होती है। जब उसका कंप्रेशन आ गया, वो जो होगी वो पैरालिसिस में चली गई, तो इसकी वजह से क्या होगी कि इनएबिलिटी टू कंट्रोल फेशियल मसल कर पाएंगे, ठीक है। और बेल्स पाल्सी में आप देख सकते हैं, ये पिक्चर भी दिखाई हुई है उन्होंने, ठीक है, कि फेशियल मसल जो है वो आपके देखिए ये रेट्रोमैंडिबल से जा रही है और वो फिर पूरे फेस को हमारे सप्लाई कर रही होती है, हमारे मसल्स एक्टिविटी कंट्रोल करिए। अब ट्रीटमेंट की बात की जाए तो मेडिकेशन हम क्या कर रहे होते हैं, इनको मेडिसिन दे रहे थे कॉर्टिकोस्टीरॉइड। इसका मतलब क्या होता है कॉर्टिकोस्टीरॉइड का? कि स्वेलिंग को कम कर सके, ठीक है। अब ये नहीं कि कॉर्टिकोस्टीरॉइड पे पेशेंट को लगाते हैं, बल्कि नहीं, कॉर्टिकोस्टीरॉइड जो होते हैं, आपको पता है स्टीरॉइड्स के हमारी बॉडी पे कितने हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, तो स्टीरॉइड हम थोड़े अरसे के लिए दे रहे होते हैं। देन उसके बाद फिजिकल थेरेपी पे आ जाते हैं। फिजिकल थेरेपी दे रहे होते हैं, ठीक है, उसके भी डिफरेंट सेशंस हो रहे होते हैं। ये पेशेंट की सवेरिटी पे डिपेंड होता है कि वो किस स्टेज का है, ठीक है। देन उसके बाद सर्जरी कर रहे होते हैं। जब हमें फिजिकल थेरेपी मेडिकेशन से ठीक नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं कि वो सर्जरी के ज़रिए वो प्रेशर जो नर्व पे आया होता है या प्लास्टिक सर्जरी कर देते हैं, ताकि फेशियल मसल की प्रॉब्लम है वो ठीक कर पाए। अब डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये देखिए नाम ही हमें बता रही कि डायबिटिक न्यूरोपैथी मतलब ब्लड के ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा, तो हाई ग्लूकोज लेवल से जो नर्व्स थी वो इंजरी में चली गई, ठीक है, होगा। ये जो होती है नर्व डैमेज हो रहा था, जिसमें डायबिटीज़ के पेशेंट में हो रहा था, इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है और जिसकी वजह से नर्व, लेग और फीट में डैमेज हो जाती है। ट्रीटमेंट क्या है कि इसका कोई भी क्योर नहीं है, बस आपने नॉर्मलाइज रखना है अपने ग्लूकोज लेवल को, ठीक है, ताकि डायबिटिक न्यूरोपैथी ना पाए। डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट अक्सर औकात आ रहे थे, उनकी नर्व डैमेज हो रही थी। अक्सर औकात कभी आपने डायबिटीज़ के पेशेंट को देखा, अक्सर औकात उनका ना निकलता है पाँव पे दाना सा, ठीक है, और वो देखेंगे तो वो ब्लैक ब्लैक कलर के ना नेट सी उसके ऊपर आई होगी, ठीक है। वो करवाएंगे, वो कहेंगे ठीक हो गया, हम मेडिसिन लिया हमें ठीक हो गया, लेकिन उनमें ये मसला आ रहा होता है कि वो अगर वो हो ठीक ना हो रहा हो या ठीक हो भी जाए, तो ऑन एंड ऑफ उनको ये मसले रहते हैं। उनकी फिर आधी टांग हमें फिट जहाँ तक होता है उसको 2 to 3rd हाफ काटना पड़ता है। अगर वो आगे ही चला गया, हील्स पे चला गया, तो फिर टांग कट जाती है। और अक्सर बात ऐसे ही होता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स की टांगें कटी हुई होती है, तो वो मसला यही आता है कि एक छोटा सा दाना निकलता है, उससे सारा कुछ हो रहा होता है मसले मसाले। तो इसका यही है कि इसका क्या है कि उनके पेशेंट्स को हम कहते हैं कि अपनी जो है नीटनेस का ख्याल रखें। जो पाँव के नीचे है वो अक्सर का तो ऊपर से पाँव धो लेते हैं, नीचे से नहीं धोते, तो वो जो होता है उन्हें हम कहते हैं डायबिटिक है। ऊपर से आपने अपने पाँव को अच्छी तरह धोना है, ताकि कोई भी ज़्यादातर इफेक्ट जो होता है वो पाँव पे दाने की सूरत में निकल रहा होता है। और अक्सर का टांगें जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनकी कटी होती है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे नीटनेस का ख्याल हम कम रख रहे होते हैं, पाँव की तरफ जा रहे नहीं होते। तो इसमें यही है कि दूसरा हम ये कहते हैं कि अपने ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखें, क्योंकि इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही सर्जरी कर सकते, सिर्फ और सिर्फ यही है, इसको अवॉइड कर सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट ये है, या स्लो डाउन इसका इफेक्ट कर सकते हैं, नॉर्मलाइजिंग और मॉनिटरिंग द ग्लूकोज लेवल। देन उसके बाद हमारे पास एक आती है क्वाड इक्वाना सिंड्रोम। क्वाड इक्वाना सिंड्रोम क्या होती है कि L4 के बाद हमें पता है कि हमारी नर्व स्टार्ट हो जाती है। अक्सर का लंबर पंचर भी न्यूरो एनाटॉमी में हमें पढ़ा कि जब भी हम कमर में इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, मतलब कभी भी हमने एनेस्थीसिया देना होता है, तो L4 पे लगा रहे होते हैं, ठीक है, ताकि स्पाइनल कॉर्ड पे लगा रहे होते हैं, ताकि उससे अगर नीचे लगाएंगे तो वो नर्व्स होती हैं सारी वहाँ पे क्वाडा इक्वाना होता है, हॉर्स टेल की तरह। क्वाडा इक्वाना का मतलब भी होता है हॉर्स टेल, ठीक है, और वहाँ पे जैसे हॉर्स की टेल होती है वैसे नर्व रूट्स निकल रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। अगर उस पर हम लगा देंगे तो वो फिर डिफरेंट जो होगी, वो जिस नर्व रूट हमारे अगर लेग को दे रहा है, हिप को दे रहा है, थाई को दे रहा है, वो वाला नर्व रूट डैमेज हो जाएगा, वहाँ पे मसल का एक्शन नहीं हो पाएगा। शैटिक नर्व का भी मसला इसी में ही आ रहा होता है कि उसमें भी यही मसला आ रहा होता है शैटिक नर्व में, कि वो शैटिक नर्व कंप्रेशन हो जाती है। अक्सर का हिप पे इंजेक्शन लगता है तो वो डिफरेंट लग जाता है, तो वो जो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पूरे लेग में पेन रेडिएट हो रही होती है और फीट तक जा रही होती है। ये डिपेंड करता है सवेरिटी पे। देन उसके बाद क्वाडा इक्वाना इधर से पढ़ लेते हैं, वहाँ पे इसने लिखा कि कंप्रेशन होगा
क्वाड्रिक वेना का सैक ऑफ नर्व थी, नर्व रूट की बेस तक जा रही थी, स्पाइनल कॉर्ड लंबरोसेक्टल तक। और इसमें क्या होता है, अक्सर औकात पेशेंट जो होता है वो कर रहे होते हैं कि हमें बाउल इशू आ रहे हैं, ठीक है, वॉशरूम में ब्लेडर के इशू आ रहे होते हैं, डिसफंक्शन, क्योंकि वहाँ पे हमारे बॉडी के फंक्शन जो है, हमारे अगर नीचे की बात करें तो हमारे इंपॉर्टेंट बॉडी फंक्शन पड़े हुए हैं, हमारा यूरिनरी सिस्टम पड़ा, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पड़ा हुआ है, हमारे डिफरेंट फंक्शंस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो डैमेज है वो हमारे लिए बहुत सवेयर होता है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है शेटिक का। शेटिक जो होती है लो बैक पेन में आ रही होती है, अक्सर पेशेंट कह रहे होते हैं कि हमारी कमर में बहुत दर्द होती है, और ये दर्द जो होती है हमारी हिप पे जा रही है, हिप के बाद थाई में जा रही है, और इनसाइड द लेग भी जा रही है। तो हम ये कहते हैं कि शेटिक नर्व जो होती है, सबसे बड़ी नर्व जो पाँव की होती है वो शेटिक नर्व होती है, उसके ऊपर कंप्रेशन आ गया। इसमें क्या होता है कि कोर्स क्या होती है, हर्निनेशन हो रही होती है, स्पाइनल सिंडोसिस आ रही होती है, स्पॉन्डिलोलाइसिस, पिरिफॉर्म मसल जो है वहाँ उसका कोई मसल आ गया, कोई ट्रॉमा हुआ है, ये स्पाइनल ट्रॉमा हुआ है। तो ये इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है। अब शेटिक नर्व की होती है हर्निनेशन डिस्क। जब डिस्क जो होती है वो हर्निनेट हो जाती है, मतलब डिस्क की हर्निनेशन में ये होता है कि हमारी लंबर में ना हमारी जो कमर है, स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ पे डिस्क पड़ी होती है, ठीक है। अब डिस्क में क्या होता है कि कंप्रेशन हो जाता है, उसमें क्या होता है कि ना हमारे पास जो नर्व्स जो जा रही होती है ना वो कंप्रेस होने लग जाती है, स्पाइनल सिंटोसिस आ रहा होता है, पिरिफॉर्म सिंड्रोम, ट्रॉमा आ रहा होता है, और स्पाइनल ट्यूमर्स आ जाते हैं। डिस्क हर्निनेशन जो होती है ये बहुत डिटेल टॉपिक है, एक PDF है, वो भी मैं A.Medical नॉलेज पर शेयर करती हूँ। उसमें डिस्क हर्निनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज अ डिस्क हर्निनेटर कुछ नहीं कहती, डिस्क की हर्निनेशन होगी, उसका न्यूक्लियस परपोसिस बाहर मूव कर गया, ये मसला नहीं है। जितने हमारे इर्द गिर्द स्ट्रक्चर हो गए उसको वो करेगी। देखें जितने भी हमारी बॉडी के फंक्शन है, ये नहीं है कि सबको एक एक स्पेस दी गई है, ठीक है, ये खुदा की तरफ से कि हर चीज़ की एक एक स्पेस है। लेकिन अगर इसमें ये नहीं है कि यहाँ पे जो है लंग्स के पास 1 गज का प्लॉट खाली पड़ा है तो आप कर लें,